नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्ज़ाम था और ये अंतिम शिफ्ट है सीजीएल का 2023 प्रे का। आज थर्ड शिफ्ट की एग्ज़ाम के साथ ही सीजीएल की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है इस साल वाली। तो देखिए क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट के अंदर, और इस शिफ्ट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने मौखिक रूप से भी बताया और बहुत ज़्यादा जोर डाल के भी एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया और अंतिम अंतिम तक पूछ ही लिया जो नहीं पूछना चाहिए था। इतना इजी इजी क्वेश्चन, कुछ भारी भी है कुछ इजी भी है। चलिए देखिए शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, नाला चरिथम शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका कथकली से संबंधित है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य केरल के ही हैं। केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं आठों शास्त्रीय नृत्य में से। आठ में से दो ये हो गया, एक बच गया आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के कई अपने अलग अलग शैली है, जैसे पंडामनबलूर शैली जो मैंने बताया था। इसके अलावा आपको भरतनाट्यम के अलावा मणिपुरी है, ये मणिपुर का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है भाई। इसके अलावा ओडिसी है, ये उड़ीसा का है। ये कथक जो है नॉर्थ इंडिया का है। इनके अलावा आपका एक सत्रिय जो है ये आपका असम का है ना। तो ये सब आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी एक बच गया जो आंध्र प्रदेश का है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको ध्यान रखना है। मोहिनी अट्टम जो केरल की शास्त्रीय नृत्य होती है, इसमें जो है नारायण की पूजा होती है, भगवान विष्णु की जो है समर्पित है ये नृत्य। इसी प्रकार से कई सारे नृत्य हैं जो भगवान से संबंधित है, जैसे मणिपुरी नृत्य जो है ये राधा कृष्ण से संबंधित है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इनके अलावा अभंग सभंग त्रिभंग ये तीनों शब्द जो यूज होते हैं, ये तीनों टर्म जो यूज होते हैं, ये भी आपके भरतनाट्यम नृत्य में भी होती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक कौन थे? अब इस क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि अंग्रेज थे, क्योंकि उस समय जो है बम्बई की तरफ से अंग्रेज यही थे, और या फिर इनके संस्थापकों में कौन शामिल रहा था। कौन शामिल रहा था अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन पिछले जो जीडी हुआ है पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला, उसमें भी पूछा गया था कि फर्गुसन कॉलेज के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नेता या फिर भारतीय जो है राजनीतिज्ञ शामिल रहे थे। तो वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक आंसर था। यहाँ पे क्या था वो तो डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। बहरहाल अगर फर्गुसन कॉलेज के संस्थापक की बात करेंगे तो जेम्स फर्गुसन के नाम पे ये पुणे के अंदर है ये कॉलेज, है ना। और इस संस्थापकों में जो शामिल रहे थे ये तिलक जी रहे थे। इनके अलावा आपका गोखले साहब भी रहे थे इसमें शामिल, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा फर्ग्यूसन कॉलेज जो है ये आपके पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। इनके अलावा एक फोर्ट विलियम कॉलेज होती है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कोलकाता के अंदर स्थित है, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा 1950 के गणतंत्र दिवस के अवसर पे चीफ गेस्ट के रूप में कौन आया था? ये सब दिन मौखिक रूप से बता रहे थे और लिख के ही बताया यहाँ तक के, है ना। डॉक्टर सुकर्नो ये कहाँ के थे? तो ये इंडोनेशिया के थे। यहाँ पर शायद कंट्री ही पूछा गया है कि किस कंट्री के राजनेता आए थे, तो आपको जो है इंडोनेशिया आंसर देना था। आज भी जो है सुकर्नो मेघापुत्री का नाम आपने सुना होगा, तो ये इन्हीं के जो है नाम वगैरह से लिया गया है। आप मिलता जुलता नाम सुने होंगे, इंडोनेशिया से संबंधित है सुकर्नो मेघापुत्री। इंडोनेशिया में और बहुत सारे चीज़ हो गए हैं वर्तमान में। सबसे पहले तो इनकी राजधानी ही चेंज हो गई। इनकी राजधानी हो गया है नूसंतारा। क्या हो गया? नूसंतारा। तो ध्यान रखेंगे नूसंतारा जो है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी हो गई। पहली थी आपकी जाकार्ता, है ना, तो जाकार्ता से नूसंतारा। इंडोनेशिया को द्वीपीय समूह वाला देश कहा जाता है। द्वीपीय समूह वाला देश, दुनिया की सबसे बड़ा द्वीपीय समूह इंडोनेशिया है। द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? आर्कियोपेलिगो। आर्कियोपेलिगो इस प्रकार से अंग्रेजी में इसे कहते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इससे पहले शिफ्ट में एक ईडियम आया था, हार्ड नट टू क्रैक, है ना। तो भैया बच्चे ने, मैंने इसका जवाब दिया कि भाई एक ऐसी प्रॉब्लम जो काफ़ी कठिन प्रॉब्लम हो, शॉकिंग टाइप से प्रॉब्लम हो। अब मुझे आप बताइए हार्ड प्रॉब्लम और शॉकिंग प्रॉब्लम और कठिन प्रॉब्लम में कितना डिफरेंस है? कि कमेंट कर रखा है दो बच्चे ने कि इसका हार्ड प्रॉब्लम होता है। भाई कठिन प्रॉब्लम, शॉकिंग प्रॉब्लम जिसे मतलब तो ऐसे बियर नहीं किया जा सके सीधे सीधे, ऐसा प्रॉब्लम कहने का मतलब हार्ड प्रॉब्लम ही होता है। तो ज़्यादा उसमें जो है करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं जान रहा हूँ ये कौन लोग होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। इनके अलावा जो ये आपका 1950 के गणतंत्र दिवस के अवसर पे चीफ गेस्ट के रूप में कौन आया था?
तो ये आपका डॉक्टर सुकर्नो बता ही दिए। इनके अलावा 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो अभी अभी आए थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और जो आपका 9 जनवरी 2023 को जो प्रवासी दिवस सप्ताह मनाया गया, 8 से 10 मनाया गया था, है ना, तो ये जो है आपका कहाँ पे मनाया गया था, इंदौर के अंदर मनाया गया था। तो यहाँ पे गुयाना के जो राजनेता हैं ये आए थे चीफ गेस्ट के रूप में, तो ये बात भी ध्यान रखें, गुयाना। इनके अलावा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया है। ये बहुत सारे चैनल वाले हैं जो बिना मतलब के कमेंट करते हैं अपनी आईडी में नाम बदल बदल के, ठीक है, लेकिन सबको पता है कि कहाँ का पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है, चाहे कितना भी चिल्ला ले, चिल्लाने से नहीं होता है। हमारा आया जो दिखता है, मतलब जो बच्चे जानते हैं, फील करके आए हैं, वही समझ सकता है कि कहाँ से आया है। बाहरी तो ऐसे कितना भी चिल्ला लो, मैं भी कहता हूँ 50 मेरे छप गए, तो 25 नहीं छप जाते हैं, जितना छपते हैं उतना ही छपते हैं, है ना। इनके अलावा उष्मागतिकी के जीरो का नियम की खोज किसने किए थे, तो उष्मागतिकी में जीरो का खोज जो है फॉलर ने किया था, फॉलर, है ना। इनके भी 4 पार्ट होते हैं जिनमें जो उष्मागतिकी के जीरो के नियम है ये आपका जो है फॉलर ने जो है अलग से दिया था, मतलब अलग से क्या मतलब ये खोजे थे। इनके अलावा गति का नियम भी कौन दिए थे, गति का नियम एक अलग चीज़ है, ये आपका न्यूटन ने दिए थे। गति के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं, तीनों नियम की अपनी अलग अलग महत्ता है। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, किस नियम से बल की समीकरण प्राप्त होती है और किस नियम से जो है संवेग जो आपका रॉकेट वगैरह चलने में इस्तेमाल होती है ना, तो इनको भी अलग अलग से है। इसके अलावा शीतलन का नियम ये आपका न्यूटन ने ही दिया था। इसके अलावा धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किए थे, ऑस्टेड महोदय किए थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। परमाणु की खोज आपसे पूछ देता है, तो परमाणु का खोज जो है डाल्टन ने किया था। डाल्टन महोदय जो है सबसे पहले परमाणु को खोज किया, लेकिन इन्होंने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, इसे छोटा नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। बाद में ये कथन सदा मतलब झूठ हुई और इसे जो है विभाज्य करके आज हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा जो आपका ये और भी कई नियम हैं जो आपको याद रखना है, जैसे त्रिक का नियम है ना, ये सब अष्टक के नियम है, अष्टक के नियम, अष्टक का नियम है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा बनारस घराने के संस्थापक कौन है, ये भी बताएं, बनारस घराने के संस्थापक कौन है, तो ये पंडित राम सहाय जी, ये बनारस घराने के सहायक संस्थापक हैं। बनारस घराने किस चीज़ से जनरली संबंधित होते हैं, तो तबला वादन से संबंधित होते हैं, तबला वादन से, ठीक है, तबला वादन से संबंधित होते हैं आपके बनारस घराने। भारत में तबला वादन से कई सारे घराने हैं जिसको मैंने आपका नाम बता रखा हूँ, बनारस घराने हैं, पंजाब घराने, फर्रुखाबाद घराने। इसके अलावा और भी अगर आप आएंगे तो दिल्ली घराना भी हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है तबला वादन से संबंधित घराने हैं हमारे इंडिया के अंदर। बनारस घराने के प्रमुख कलाकार जो हैं ये समता प्रसाद किशन महाराज, समता प्रसाद को आप गुदई महाराज के नाम से जानते हैं, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये आपका बनारस घराने से हैं। लखनऊ घराने के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, ये कथक नृत्य से संबंधित है। वैसे ही मैंने बताया कि अगर महाराज सरनेम रहे तो 2 ही चीज़ के साथ जाना है, एक तो या तो कथक नृत्य कर रहे होंगे या फिर ये तबला के वादन से संबंधित होंगे। इनके अलावा उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जो तबला से संबंधित है, ये पंजाब घराने के हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के जो है ये आपका अल्लाह रखा साहब के पुत्र हैं, अल्लाह रखा, है ना, ये अपने ज़माने के मशहूर तबला वादक थे, है ना, तो इनके पुत्र हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। और जाकिर हुसैन साहब को अभी करंट वाला जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 6 आदमी में एक आदमी जाकिर हुसैन साहब भी हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सबसे कम उम्र में तबला वादन में पद्म श्री प्राप्त करने वाले भी आपका जाकिर हुसैन साहब ही हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है आपसे पूछा गया है, तो सारंगी से है, कल ही बताया और आज भी बताया था। सारंगी, सुकूर खान, राम नारायण, सबरी खां, ये सभी के सभी जो है आपके सारंगी के प्रमुख कलाकार हैं। मैंने ये भी कहा है कि जिसके तादाद कम हो उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है। जैसे अन्नपूर्णा देवी सुरबहार प्ले करती है, TH विनायक घाटम प्ले करते हैं, तोताराम पखावज प्ले करते हैं, जुबिन मेहता सिम्फनी प्ले करते हैं। ये जो कम जो है, जैसे यू श्रीनिवास मेंडोलिन प्ले करते हैं, यू श्रीनिवास मेंडोलिन प्ले करते हैं। तो ये जो है आपके जो जिनके तादाद कम है इनको आपको ध्यान रखना है ना, कि भाई ये जो है गिने चुने हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। उसी प्रकार से मैंने खिलाड़ियों के जो किस खेल से संबंधित है जो गिने चुने हैं इंडिया में उनको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे नारायण कार्तिकेयन को याद रखना है, पंकज आडवाणी को याद रखना है,
जीव मिल्खा सिंह, जो मिल्खा सिंह के पुत्र हैं, गोल्फर हैं, इन्हें भी याद रखना है ना। नीतू घनघस, ये तो फिलहाल अब बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये उभरता हुआ सितारा बॉक्सर है महिला, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, नीतू घनघस। अदिति अशोक को याद रखना है, अदिति अशोक जो है महिला गोल्फर है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो कुछ गिने चुने खिलाड़ी हैं, इन्हें ज़रूर ध्यान रखें। इनके अलावा जो हाल फिलहाल में किसी खेल के लिए क्वालिफाई कर लेता है, किसी खेल के लिए, किसी भी प्रतियोगिता के लिए हाल फिलहाल में क्वालिफाई कर लेता है, और मतलब बिना मतलब पहले चेहरा था पर्दे के पीछे, अब क्वालिफाई करने के बाद चर्चा में आ जाता है, तो ऐसे खिलाड़ी को करंट अफेयर या फिर नाम से डायरेक्ट पूछते हैं कि किस खेल से संबंधित है, एग्जामिनर की वो समझिए रास्ता। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत नरेंद्र मोदी साहब कब किए थे, तो ये 2015 में किए थे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में करे थे। ये आपका गांधी जी के जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, वहाँ से स्टार्ट हुआ था 2014 में, और अभी हमने स्वच्छ दिवस जो है मनाने वाले हैं कुछ ही दिन के बाद, है ना। स्वच्छ भारत अभियान जो है स्कीम है ना, यही है। इनके अलावा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को। राष्ट्रीय नहीं जी, अंतर्राष्ट्रीय, ये विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लिखा भी है एक्चुअली। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, तो 2003 में मनाया गया 9 जनवरी को। किस लिए मनाते हैं भाई, तो महात्मा गांधी जो है लौटे थे आपका अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, इसीलिए मनाते हैं। लेकिन ये अब क्या हर साल मनाते हैं, तो अब हर साल नहीं मनाते हैं। 2015 से एक नियम बना, अब ये बाइनियल हो गया है, 2 ईयर में एक बार मनाते हैं। तो हमने अभी बनाया है 23 में, तो हम आगामी कब मनाएंगे भाई, 2025 में मनाएंगे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ मिलन किस अधिवेशन में, अब देखिए आज ही ये दिन का जो आपने ये नीचे देख रहे हो इतना लिखा हुआ भाई बंधु, ये दिन वाले जो वीडियो थे ना, वहाँ का ये स्लैब है, ठीक है। तो भैया एक बच्चे ने सेंटर पर बोला था मुझे पीडीएफ भेज दो, मैंने उन्हें भेज दिया था ये वाला WPS वर्जन वाली, वर्ड वाली। तो 2-4 क्वेश्चन तो इसमें से मिल गए होंगे, काफ़ी खुश हुआ होगा भाई, है ना। इनके अलावा कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ मिलन किस अधिवेशन में, बताया 1916 में, यहाँ पे नीचे सब लिखा है ना। इसके अलावा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये हुई। आज सवेरे पूछा था पहला शिफ्ट में कि 1885 में किसका स्थापना हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और उसमें जो है कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले जी हैं, जॉर्ज यूले जो है ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 हैं। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 सरोजनी नायडू हैं। कांग्रेस में महात्मा गांधी की अध्यक्षता 1924 है। कांग्रेस में स्वराज शब्द की प्रयोग 1906 कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी हैं। कांग्रेस में स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू है। कांग्रेस में फूट पड़ी थी 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष हैं, है ना। तो ये सब जो है कांग्रेस आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको कांग्रेस से संबंधित कुछ बातें, कुछ फैक्ट को जरूर याद रखना है। तो इसका आंसर 1916 हो जाएगा। इसी अधिवेशन में जो आपका गरम दल और नरम दल बंट गए थे 1907 में, है ना, अंबिका चरण मजूमदार का रहता अध्यक्षता, तो इसी में फिर से एक हो गए, किसके प्रयास से, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से। इसके अलावा शिवराय की चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है, शिवराया पहाड़ा, है ना। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये आपका पश्चिमी वेस्टर्न रीजन की पहाड़ी है। इन्हीं दोदा बेटा चोटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ी में ही स्थित है, जो तमिलनाडु के अंदर ही स्थित है, और ये साउथ भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जिसकी टोटल हाइट 2637 मीटर है। इनके अलावा अनायमुदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। कार्डेमम हिल का आपने नाम सुना होगा, कार्डेमम हिल, ये जो है इलायची पहाड़ी, तो ये कहाँ पे है, ये यहीं पे है अनायमुदी में। इनके अलावा ये कहाँ पे है, तो ये केरल के अंदर स्थित है। अनायमुदी ऐसे अन्नामलाई भी कहते हैं, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो केरला में स्थित है ना। 2695 मीटर इसकी हाइट है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि भाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचाई वाले स्थल की हाइट क्या है, तो आपको बताना है 2695 मीटर, ठीक है। इसके अलावा जो केरल में वेम्बनाड झील है, ये सबसे बड़ी झील है अभी इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखना। लेकिन खारे पानी की झील जो सबसे बड़ी है ये आपका चिल्का है, जो उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, इसकी टोटल हाइट कितनी है, 85-86 मीटर। ये कहाँ पे भाई, तो ये पे यहाँ पे जो है सिक्किम के अंदर है ना। और ये भारत का प्योर जो है अपना पीक है ना, ये किसी और स्टेट में मतलब राज्य देश में नहीं फैला हुआ है। वैसे भारत में K2 सबसे हाइट वाला है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसकी टोटल हाइट
11 मीटर है, लेकिन इसके कुछ पार्ट पाकिस्तान वाले पार्ट में चले जाते हैं, इसीलिए इसे पूर्णतः इंडिया का नहीं कहा जा सकता। इसीलिए पूर्णतः इंडिया का कंचनजंगा होता है। और दुनिया की सबसे ऊंचाई वाला पिक जो है ये 8850 मीटर के साथ माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन राइज कर लिया था एग्जामिनर ने कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा था, तो भारत के एक सर्वेक्षक जिसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट था, तो उनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है ना। इसके अलावा दोस्तों ये जो शाम के समय जो हम क्लास चलाते हैं 57 क्लास की सीरीज जो चलती है, उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसी पेड जो क्लास होती है उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया रहता है। आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, आपको जानकारी दे दी जाएगी, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है, तो सिविल नागरिक संहिता से है। ये वाला जो एक्टिव रहता है हमेशा, कौन सा स्टेट हमेशा एक्टिव रखता है इसको, तो गोवा, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। और ग्राम पंचायत से आपका 43 भी संबंधित है, लेकिन 43 में जो है इसमें 2-3 चीज़ और की इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको सहकारी समिति की जो है बात मिल जाएगी 243 के कुछ पार्ट में जो है आपको नगर पालिका की बात मिल जाएगी, और साथ ही आपका ग्राम पंचायत की बात मिल जाएगी। तो 243 जो है ये कई सारे जो है चीज़ों को अपने अंदर समेट के रखा है, क्योंकि ये एक आर्टिकल नहीं है, एक समूह ऑफ आर्टिकल है। आर्टिकल में कई सारे पार्ट इसको बनाए गए हैं 243 के ए बी सी इस प्रकार से, ठीक है। जैसे आपने 51 का ए को 11 पार्ट में बांट दिया है और मौलिक कर्तव्य को रखा है, उसी प्रकार से 243 भी अपने आप में बहुत सारे पार्ट में बटे हुए हैं। तो सिर्फ जानकारी के लिए कि आर्टिकल 40 में भी आपको ग्राम पंचायत का वर्णन मिलेगा और 243 में मिलेगा। 243 में ग्राम पंचायत के जो कुलिये हैं, जो मतलब नियम कानून है वो मिलेगा, और 240 में क्या है, सिर्फ गठन की बात करी गई है, ठीक है। 243 में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे ग्राम पंचायत में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कितनी साल की होती है, कौन चुनाव करवाता है, फंडिंग कौन करता है ना। तो ये सब जो मिलेगा आपको अलग अलग जानकारी, ये मिलेगा आपको 243 में। भाई ग्राम पंचायत को वित्त पोषित कौन करते हैं, मतलब फंडिंग, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 39 का 1 का संबंध किससे है, समान विधि एवं निःशुल्क न्याय से है ना। और समान विधि एवं निःशुल्क न्याय से है। अनुच्छेद 50 पे आ जाते हैं। 48 तो समझ रहे पर्यावरण वाला है। 50 में आ जाते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव या पृथक्करण, है ना, या फिर जो सेपरेट करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, है ना, इसके अलावा सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 51 है, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो संविधान में 1976 के तहत, है ना, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लगाया गया था। पहले मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का मेन हिस्सा नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया 1976 में, शुरुआत में 10 प्रकार के, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा वाला एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ गया। तो वर्तमान में 11 गो मौलिक कर्तव्य है, जो संविधान के भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में कितने मुख्य उद्देश्य शामिल, मतलब पिलर है, स्तंभ है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में 6 जो है पिलर है। अब इन 6 चीज़ों के अलग अलग व्याख्या किए गए हैं, ये लंबा चौड़ा टर्म है ना। तो आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि 6 है। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाएगा, देखिए एक तो आपको 44 आर्टिकल भी पूछ लिया गया और 44वां अमेंडमेंट भी पूछ लिया गया, क्या बात है ना। दोनों 44 भैया, अमेंडमेंट 44 कब हुआ था, 1978 में। इसके तहत जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार कहाँ है, तो आर्टिकल 300 के ए में है, जहाँ पे ये विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। इनके अलावा वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाकर रखा गया है, ये बात ध्यान रखना है। तब से लेकर आज तक हमारे पास मात्र 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 हुआ करता था। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। और आपका जो आर्टिकल कवर करते हैं ये 12 से 35 तक के बीच की कवर करते हैं। कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसमें भी कई सारे पार्ट है, 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी है। इसके अलावा 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। 20 और 22 जो है सजा आदि के मामले में छूट है। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित है। इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। आपको 31 क्यों नहीं बताया, तो 31 जो है निरसित है, क्योंकि ये पहले संपत्ति के अधिकार के रिलेट करके रखता था। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार यहाँ पर है ही नहीं। इसके अलावा जो अगला है, अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अशोक स्तंभ जो है ये सारनाथ से लिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो आपका सारनाथ में एक स्तूप है, ये धामे का स्तूप है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एस्टोमेटा से एक क्वेश्चन आया था, एक सेकंड,
इसके अलावा जो एस्टोमेटा से एक क्वेश्चन आया था, अच्छा इससे पहले यहाँ पे है कुछ, धामेक स्तूप जो है ये आपका बनारस यूपी के पास है, बनारस में धामेक स्तूप। इसके अलावा मैंने केसरिया स्तूप बताया था, केसरिया स्तूप आपका बिहार का है, बिहार में है और इसे सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। सांची का एक स्तूप है, ये सांची का स्तूप कहाँ पे है, एमपी के अंदर है। और स्तूप क्या होता है ये मैं आपको बता रखा हूँ, बौद्ध धर्म में स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा हूँ। इनके अलावा एक क्वेश्चन बहुत दिन से एग्जाम में नहीं आया लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है उसे सिनेगाग कहते हैं और ये आप अंग्रेजी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी याद रखते हो। इसके अलावा एस्टोमेटा से एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है लेकिन एस्टोमेटा से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बायो से, ये क्वेश्चन बनते हैं कि पेड़ पौधे कहाँ से श्वसन करते हैं या फिर पेड़ पौधे जो है किस पार्ट से श्वसन करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज में होती है। मतलब मेनली जैसे हम लोग श्वसन करते हैं फेफड़े से, वैसे ही पेड़ पौधे कहाँ से श्वसन करते हैं, किस अंग के द्वारा सांस लेते हैं, तो हम लोग तो नाक के द्वारा लेते हैं, ये कहाँ से लेते हैं, तो ये एस्टोमेटा से लेते हैं। ठीक है, एस्टोमेटा को हिंदी में रंध्र कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये क्या होती है आपने खुले आँख से नहीं देखना है इनको, पेड़ पौधे में एस्टोमेटा से सांस लेते हैं, बस इतना समझ लीजिए। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो मैं आपको बता ही रखा हूँ। देखिए पेड़ पौधे से 4 ही क्वालिटी से क्वेश्चन टीसीएस आपको पूछता है, एक बार परख लीजिए, आप कभी नहीं गच्चा खाइएगा। एक तो आपको सीधे सेल को रिलेट करके पूछता है कि इसमें क्या होता है और जंतु में क्या नहीं होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई पादप में क्या होता है, जंतु में क्या नहीं होता। अब जो सेल वाल है, जो कोशिका भित्ति है, अब इसमें आपको जो है अंदर जाके थोड़ा सा पूछ लेता है कि भाई यूकेरेटिक में होती है क्या होती है, प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, थोड़ा सा पूछ लेता है इनके बनावट आदि के आधार पे, है ना। इसके अलावा आपसे सेल वाल में पूछ लेता है कि ये क्या काम करते हैं पौधे में, तो आपका आंसर होता है स्ट्रक्चर देने का और मजबूती प्रदान करने का। जो स्केलेटल सिस्टम जैसे आदमी में है वैसे पेड़ पौधे में जो है आपका सेल वाल प्रदान करता है। इसके अलावा आपको पेड़ पौधे से पूछ लेता है कि मादा जनन अंग का नाम क्या होता है, और जो मतलब मेल वाला जो होता है, मतलब क्या कहेंगे आप, नर 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 जनन अंग का नाम क्या होता है और मादा जनन अंग का नाम क्या होता है, तो वही जायांग, पुमंग, स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लेता है पेड़ पौधे में कि ये किस समूह में आते हैं, जैसे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टोइडोफाइटा, इस प्रकार से आ जाते हैं। फिर आपको शैवाल में थोड़ा सा अंदर घुस के क्वेश्चन पूछेगा कि ये फला शैवाल का नाम क्या होता है, जैसे लाल शैवाल का आपने कहा जी रोडोफाइटा, है ना, जब भूरा शैवाल को आपने कहा जी फियोफाइटा, तो इस प्रकार से आपसे पूछ लेता है। फिर इनके अध्ययन स्टडी वगैरह से पूछ लेता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपने कहना भाई फाइकोलॉजी, है ना। तो भाई इतना क्वेश्चन जो है पेड़ पौधे से पूछते हैं। अभी सबसे बड़ा जो मेजर है इन सबों में जो मेजर है आपका है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश संश्लेषण से, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण से आपसे क्या क्या पूछते हैं, इसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो आपको बता देना है सूरज की प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जो है आवश्यक होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ देता है कि ये जो क्लोरोफिल है इसका क्या काम है, तो हरा रूप देना और सूरज से एनर्जी कैच करना। इनके अलावा जो आपका ये प्रकाश संश्लेषण हो गया, ये क्या होती है, तो पौधे के लिए जो है पोषक तत्व इकट्ठा करने का एक प्रोसेस है या फिर खाना बनाने की विधि है साधारण भाषा में। ठीक है, क्या ये रात के समय होता है, तो रात के समय नहीं होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपने सुना ही होगा, छोटे मोटे किताब में देखा जाता है कि पेड़ पौधे के नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को वो भी जो है हमारे जैसे ऑक्सीजन ही लेना स्टार्ट करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये पेड़ पौधे से कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपका डिवाइड किए गए हैं कि ये किस संघ में आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, पेड़ पौधे के अंदर ध्यान रखें। इसके अलावा रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या शामिल नहीं होता, आपसे पूछ लिया है। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या शामिल नहीं होता है, ये तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो वो मोटे तौर पे समझिए। जो केंद्र सरकार होती है उनके द्वारा जो टैक्स मतलब लिया जाता है, कमाया किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, मतलब दो हम जैसे टैक्स पे करते हैं, तो अब वो कमाया थोड़ी, हमको तो देना है, बाध्यता है ना। तो ये टैक्स प्राप्ति होती है और ये टैक्स पे जो ब्याज अदायगी मिलती है, ये सभी को जो है रिसिप्ट वगैरह में शामिल किया जाता है। और भी चीज़ शामिल किए जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि उसमें से छांटने वाला कौन सा था। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे हम अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।